अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स ए का यह हमारा तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था। हम आज उन्हीं चीज़ों को रिव्यू करने जा रहे हैं मेरे अपने नोट्स से, जैसे मैंने आप लोगों को थर्ड ईयर में भी अपने मेथड से पढ़ाया था। तो यहाँ भी इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से ही पढ़ा करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको पहले वहाँ से बता दी हैं, ये अब यहाँ पे आपकी बुक वाले तरतीब से हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है, जो मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है। वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देख लें, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है, ये वही है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। या तो आप इसको a+i की शेप में लिख सकते हो, या फिर पेयर की शेप में, जिसमें पहला नंबर रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी। फिर उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है कि ये सेट R² में से होते हैं जब आप इसको ऑर्डर पेयर की शेप में लिखोगे तो। नेक्स्ट वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफ़ाइन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 y1 और x2 y2, तो एडिशन के लिए रियल पार्ट को रियल में ऐड करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। और मल्टीप्लिकेशन भी वही है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाए। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ अब जिस ऑर्डर में लिखी गई हैं ना, ये ग्रुप वाले ऑर्डर में है। आपको पता है ना कि ग्रुप के 4 एक्सियम्स होते हैं। पहला उसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता हो, दूसरा उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता हो, फिर उसमें ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी हो। अगर आप एडिशन का ऑपरेशन लेते हो तो वो एडिशन के लिहाज से हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन का लेते हो तो उसी हिसाब से आ जाएगी। और फिर उसी ऑपरेशन के लिहाज से इन्वर्स भी होना चाहिए, एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडिशन के लिहाज से जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। अगर आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करोगे तो आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है, या आप वहाँ से भी टैली कर सकते हो। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी पे आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करोगे तो आपके पास ये आंसर में वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x y के लिए जो एडिटिव इन्वर्स है वो -x -y होगा, यानी आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर दोगे। और ये अब कम्यूटेटिव लॉ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हो तो उससे आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये देखें, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिस्टम है उसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये चारों पल के 500 प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं ग्रुप की। तो ये एबिलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और एडिशन जो है इसमें ये A1 से डिफ़ाइन है, रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अब यही सारी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखो, जो डेफिनेशन में है मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन, उसमें जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में आपको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, यानी क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। फिर आपके पास है एसोसिएटिव लॉ। आपने लेफ़्ट हैंड साइड ली, पहले आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स x1 y1 और x2 y2 को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने मल्टीप्लाई किया है। ये x3 y3 एज इट इज़ है, ठीक है। उसके बाद हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और x3 y3 को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया है। उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने वापस, अच्छा, अगर आप लोगों को इस तरह सिंपल पेयर वाली फॉर्म में ना समझ में आ रहा हो तो आप उसको आयोटा वाली शेप में लिख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी ऐसे ही है। जो पहला वाला पोर्शन है ना, ये सारा ये रियल पार्ट है, फिर प्लस आयोटा, और ये दूसरा वाला ये सारा इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। अब आप इसमें रियल पार्ट्स को अलग से सिंप्लीफाई कर रहे हो, जो इसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लोगे, ये x1 फर्स्ट 2 टर्म्स में से, और इसी तरह लास्ट 2 टर्म्स में से y1 कॉमन आ गया है। सेम केस थर्ड और फोर्थ टर्म के लिए, आयोटा वाली टर्म्स के लिए, उनमें भी x1 यहाँ से कॉमन आ गया और इधर से y1। तो अब आपने इन दोनों टर्म्स को देख लेना है और इनको मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन के मुताबिक ये फिर से इस तरह से लिखा जाएगा। और आप देख लो कि ये जो सेकंड टर्म है
ये डिनोट कर रही है x2 y2 और x3 y3 की मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। फिर आ गई जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 1 = 1 + 0 आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि आप इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में वही कॉम्प्लेक्स नंबर XY वापस आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का मेथड भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर z = x + i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसको 1/z करोगे, डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आएगा तो आप उसको रैशनलाइज करोगे, और बाकी ये वही मेथड है जो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसकी डिटेल में दोबारा से हम नहीं जाएंगे। और ये देखो, ये इधर प्रूव किया हुआ है कि ये वाला जो नंबर हमारे पास आता है ना 1/z, ये z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करो चाहे लेफ़्ट से या राइट से, तो आपके पास आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नहीं भूलना, कभी ये मत कीजिएगा कि इसको उठा के आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको उससे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इसको लिख लें x + i और इसको लिख लें x/x² + y² प्लस -y/x² + y² आयोटा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ, वो भी बहुत ही सिंपल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इसमें सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं नॉन ज़ीरो, उनमें सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। या आपने वहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ग्रुप के 4 एक्सियम्स होते हैं: क्लेयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसको जैसे मैंने प्रूव किया है आप इसको इसी तरह से प्रूव कीजिएगा। पहले जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, अगर आपको वो भी क्लियर है तो इट्स ओके। ये हो गया जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस वन देखिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इधर पहले ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, फिर उनके साथ थर्ड वन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर में सेम आएगा अगर आप पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट ले लें, बाद में उनको ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद आपकी बुक में रिमार्क्स है, एक पेज नंबर है आपका 4, या आपने मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में से देख लेना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। ये कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे मिसिंग थे प्रीवियस लेक्चर में, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। देखें, जो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है आपके पास और दूसरा है Z2। अगर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करना है तो Z1 - Z2 को आप इस तरह से लिख सकते हो, Z1 + -Z2। अब ये जो -Z2 है ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स है, और Z1 जो है ये उसके साथ एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड हो या फिर दोनों को सब्ट्रैक्शन में लिखें, एक ही बात है। और सेम यही केस है मल्टीप्लिकेशन में कि आप पहले Z2 का इन्वर्स ले लो, उसको Z1 के साथ फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर डायरेक्ट Z1/Z2 लिख लो, इट इज़ सेम। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आयोटा की जो वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर = -1, आप लोग पढ़ते आए हो फर्स्ट ईयर से ही। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट रिवाइज़ किया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 0, 1, जो कि आपने R² में से उठाया है, पेयर की शेप में है। इसको हम लिख सकते हैं ना a + आयोटा b वाली शेप में, 0, 1 = 0 + आयोटा, और 0 रियल नंबर है, 0 रियल पार्ट है यहाँ पे, तो ये सिर्फ आयोटा भी लिखा जा सकता है। अब हम इसी आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आयोटा का जब हम स्क्वायर ले रहे हैं, इट मीन्स आयोटा × आयोटा, और ऊपर हम कह चुके हैं कि आयोटा = 0, 1। तो ये देखें, ये आयोटा की वैल्यू 0, 1, अगेन 0, 1, आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब
ये यहाँ पे आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर में आया है -1 0। ये -1 आप कॉमन भी ले सकते हो और एक्चुअली ये जो 1 0 है इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो ना 1 + 0 आयोटा। तो ये एक्चुअली 1 ही है, यहाँ से माइनस इसके साथ जब आएगा तो ये -1 हो गया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हम लेते होते हैं ना -1 वो इस तरह से आती है।